अस्सलामुअलैकुम साथियों। तो मैं हाज़िर हुआ हूँ एक और वीडियो के साथ। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी व्यूज़। और ये जो है ये मैं आपके आगे एक केस प्रेजेंट करने लगा हूँ। ये थोड़ा सा मैं आपके आगे प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका नाम है कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला। ये टॉपिक है हमारा और इस टॉपिक को प्रेजेंट करने से पहले मैं आपके आगे थोड़ी सी ये बात रखना चाहता हूँ कि ये जो कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला जो होते हैं ये इनको आप दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी इनकी कैटेगरी दो तरह की होती है। थोड़ा सा मैं इसका तारुफ दे रहा हूँ, फिर केस भी आपके आगे रख दूँगा। अच्छा, जो इसमें होते हैं एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट टाइप होती है वो आम तौर पे ट्रामा की वजह से होता है, और दूसरा जो है ये हाई फ्लो सिग्नल मतलब कि इसमें होते हैं। और ये जो है सिंगल शंट होता है, यानी कि मल्टीपल शंट नहीं होते यहाँ पे। मतलब ब्लड एक ही डायरेक्शन में एक ही फ्लो में चला जाता है, यानी कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से सीधा सीधा कैवर्नस साइनस में। जबकि जो इनडायरेक्ट होते हैं ये लो फ्लो होते हैं, और ये समझें कि मेनिंजियल ब्रांचेस से ये होते हुए ये अपना फिर कैवर्नस साइनस से जुड़ते हैं। तो ये जो होते हैं वो इनडायरेक्ट कहलाते हैं। अब मैं इधर आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं कि इनकी ट्रीटमेंट में हमें एंडोवेस्कुलर इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, और ये इलाज कोई तकरीबन 25 साल पहले से ही शुरू हुआ है। कोई इससे पहले बहुत ज़्यादा ये इलाज होता नहीं था। जो डायरेक्ट फिस्टुला होता है वो आम तौर पर उसको जो है ऑपरेशन की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और उसको हम वो फ़ौरन से एकदम से रिज़ॉल्व भी नहीं होता। जबकि और दूसरा ये कि जो इंडिकेशंस हैं इधर वो क्या होता है कि आप कॉर्नियल एक्सपोजर इसमें जो पेशेंट है, अब मैं आपको इधर थोड़ा सा बात बता दूं कि ये जो पेशेंट अब केस में आपके आगे रखना चाह रहा हूं, ये 28 ईयर ओल्ड मेल थे। हिस्ट्री ऑफ इनका आरटीए हुआ था, इनको हेड इंजरी हुई थी। हेड इंजरी हुई हमारे पास आए आईसीयू में, सॉरी ईआर में हमने इनकी हिस्ट्री ली। तो ये उस वक्त मतलब ये कि सेमी कॉन्शियस स्टेट में डिसोरिएंटेड थे, और न वॉमिटिंग भी हो रही थी, ड्राउजी भी थे। हमने इनको दाखिल किया अपने क्या कहते हैं, जो हमारे पास स्टेप डाउन है यूनिट, उसमें डाला। आईसीयू से एक हमारा छोटा स्टेप डाउन होता है, उसमें हमने उनको रखा, सेमी आईसीयू कह लें उधर। तो उधर ऑब्ज़र्वेशन वगैरह होती रही। उस वक्त जीसीएस उनका 12 के करीब था, यानी 12/15, 12/15 के करीब था। और वो जो है जब उनका हमने सीटी स्कैन किया तो सीटी स्कैन में हमें थोड़ा सा हमें सबड्यूरल सा मिला था। वो भी क्या कहते हैं स्कल बेस पे आप कह सकते हैं, थोड़ा सा सबएर्कनाइट, ट्रॉमेटिक सबएर्कनाइट भी था। वो इतना थिन था सबड्यूरल के उसको हमने कंजर्वेटिवली ट्रीट किया। थोड़ा सा कंट्यूजन भी थे उनके। इंटर हेमीस्फेरिक में ट्रॉमेटिक सबएर्कनाइट हेमरेज था फ्रंटल, और फिर थोड़ा सा सबड्यूरल था। फ्रंटल के ही थोड़े से कंट्यूजन्स थे, तो उनको हमने कंजर्वेटिवली ट्रीट किया। कुछ दिन वो हमारे पास उसमें स्टेप डाउन में रहे, और फिर जो है यानी न्यूरो सर्जिकल स्टेप डाउन में रहे, और उसके बाद हमने उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया, और फिर वहाँ से वो बेहतर होके फिर वो तशरीफ़ ले गए, और हमने उनका क्या कहते हैं जो उनका इलाज है वो उसी हिसाब से हो रहा था। अब ये सारी बातें मैं आपके आगे इस तरह तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि अच्छा, फिर यही पेशेंट हमारे पास दोबारा भी दाखिल हुआ, और जब दोबारा दाखिल हुआ तो ये पेशेंट हमारे पास दाखिल हुआ था क्या कहते हैं, उसके जो सिम्टम्स थे हेडेक था, और उनको डिप्लोपिया था, प्रोप्टोसिस थी, और हम इसे कह सकते हैं कि कॉर्नियल एक्सपोजर था, और इंटॉलरेबल ब्रूई थी, और मतलब कि
ऑर्बिटल एरिया में भी दर्द होता था उससे बहुत ज़्यादा, मतलब वो ऑर्बिटल एरिया का दर्द ज़्यादा था। तो इस वक्त हमने ये उसका जब CTA किया तो हमें पता चला कि ये जो है इनको जो है कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला डेवलप हो गया है, और हमने फिर इनका सर्जिकल ऑप्शन, एंडोवेस्कुलर सर्जिकल ऑप्शन हमने चुना, क्योंकि उसमें सर्जरी भी छोटी सी हो जाती है, आपको बात करूँगा मैं, तो वो भी हो जाती है, तो उसको भी हमने सामने रखा। बहरहाल अब इसमें टाइमिंग जो होती है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर पेशेंट जो है स्टेबल है और ट्रीटमेंट जो होती है वो भी मतलब कि आपको करना होती है, मतलब ये कि कुछ ही दिनों में या जल्द से जल्द, तो डायग्नोसिस के लिए जो हमारे पास टूल था वो हमारे पास CTA था और MRV था, जिस पे वो कंफर्म हुआ और वो कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला था। ये डायरेक्ट कैवर्नस क्योंकि हिस्ट्री से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट क्यों है कि हाई फ्लो टाइप का फिस्टुला है, क्योंकि इसमें जो है वो क्या कहते हैं ट्रॉमा की वजह से हुआ है और सिंगल इसका अटैचमेंट है कैरोटिड का कैवर्नस से। अच्छा, जो इंडिकेशन यहाँ पे जो कि अर्जेंट ट्रीटमेंट थी वो हमारी बन रही थी, वो तो एक तो मैंने आपको बताया कि और भी चीज़ें होती हैं जो कि इंडिकेशन में बन सकती हैं, लेकिन हमारा पेशेंट इस तरह प्रेजेंट नहीं हुआ था कि अगर इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो, एपिस्टैक्सिस हो, इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर हो, डिक्रीज विजुअल एक्विटी हो, रैपिडली प्रोग्रेसिव प्रोप्टोसिस हो। तो हमारे पेशेंट को प्रोप्टोसिस तो है ना, डिप्लोपिया भी है हमारे पेशेंट को, और ना सेरेब्रल इस्कीमिया हो, हमारे पेशेंट को नहीं है। एनलार्जमेंट ऑफ ट्रॉमेटिक एन्यूरिज्म बियॉन्ड द कैवर्नस साइनस, ये चीज़ भी हमारे पेशेंट को नहीं थी, बस कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला इस्टेब्लिश हुआ था। अब ये ट्रीटमेंट गोल होता है वो यही होता है फिस्टुला के लिए कि आप ना उसमें एंजियोग्राफी परफॉर्म करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन को और साइज ऑफ फिस्टुला को, और और ना वेनस ड्रेनेज चेक करते हैं उसकी किस तरह ड्रेन हो रहा है, और आप एड्रेस करते हैं कि ये हाई फ्लो है, तो फिर वो तो है ही हमारे वाला हाई फ्लो, और उसमें आपको जो एंजियोग्राफी पे जो डिजिटल 4 वेसल सेरेब्रल एंजियोग्राम, डिजिटल सबट्रैक्शन 4 वेसल सेरेब्रल एंजियोग्राम पे जो 7.5 FPS तक है वो आ जाती है, तो उसमें नज़र आता है। जो कि यूजुअल होता है वो 2 से 4 FPS होता है, और ये जो है समझ लें कि बहुत ज़्यादा मतलब ये कि इंडिकेटेड था, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंफर्म कर रहा था। अगर 7.5 FPS है तो आप कि ये जो है CCF हो रहा है और ये वेस्कुलर इंजरी कर रहा है और एनॉमली कर रहा है। दूसरी बात बताऊं कि ये जो इसमें हमें सेलेक्टिव कैथेटराइजेशन करनी पड़ती है दोनों एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, और ये असिस्ट करने के लिए कि इसका जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है CCF में, यानी कि जो हो रहा है उसको रोका जा सके। CCF मतलब कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला में एंजियोग्राफी जो हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो उसमें अब मैनुअल कंप्रेशन भी कर सकते हैं, मतलब ये कि है ना क्या कहते हैं उसकी कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला के साइड की, उस फिस्टुला के साइड की, और बेहतर एक्सेस के लिए हमें कॉन्ट्रालैटरल साइड से, अपोजिट साइड से भी जाना पड़ता है। अभी ये डिजिटल कंपैरिजन हम इधर कर रहे हैं कि जो हाई ब्लड फ्लो है फिस्टुला का, और ना उसको हम विजुलाइज भी करें, अच्छे नज़र आए वो हमें कि कहाँ पर है, और उस जगह पर हम बंद करें। अब दोनों की दोनों कैरोटिड आर्टरी को दबाना ये कोई अच्छा नहीं है। हम तो एक कैरोटिड आर्टरी को, जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी को दबा के उसको मतलब ये कि ना भी करते हैं कि ना कि यूनिलैटरल कैरोटिड आर्टरी दबा के फिर उसकी एंजियोग्राफी की जाती है, उसको कंप्रेस करके मैनुअली, ताकि पता चले कि वो बंद हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जो रोटेशनल एंजियोग्राफी होती है, जिसमें ये 3D रिफॉर्मेशन हम करते हैं, उसको रिफॉर्म करते हैं 3D में, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है
ख़ास तौर पे फिस्टूला को चेक करने में और उसको स्टडी करने में, सेलेक्ट करने में। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जो वीनस इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि कैवर्नस साइनस है, सुपीरियर या इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, या स्फीनोपेराइटल साइनस है, या सुपीरियर या इंफीरियर पेट्रोसल साइनस है, या टेरिगॉइड प्लेक्सिस है, तो ये तमाम को भी मद्देनज़र रखा जाता है कि किससे जुड़ी हुई है, क्योंकि वेनस अटैचमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अच्छा, मुख्तलिफ़ रूट्स होते हैं जिसकी मदद से हम जो है मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, रास्ते होते हैं। रूट्स मतलब कि वो मुख्तलिफ़ जगहों से हम जाकर वो कैरोटिड कैवर्नस फिस्टूला को ट्रीट करते हैं। एक होता है ट्रांस आर्टीरियल, एक होता है ट्रांसवीनस आर्टीरियल। ट्रांस आर्टीरियल यानी आर्टरी की मदद से, ट्रांसवीनस यानी वीनस वेन की मदद से, और सुपीरियर या ऑप्थेल्मिक वेन की मदद से, या फिर यानी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन की मदद से ही। ये सबसे बड़ा मतलब कि इम्पॉर्टेंट जगह होती है। अगर हम अगर है ना ये कन्वेंशनल रूट अवेलेबल ना हो तो फिर ये हमें करने पड़ते हैं। दूसरा इंडिकेशन ये कि कॉर्नियल एक्सपोजर हो रहा हो, और है ना डिप्लोपिया हो रहा हो, प्रोप्टोसिस हो रहा हो, इनटॉलरेबल ब्रूई हेडेक, ये तमाम सिम्टम्स हमारे मरीज़ को थे। तो मैंने आपके आगे प्रेजेंट किया कि 28 साल का यंग नौजवान है और खुद ऐसी सूरत हाल है, तो खुद सोचें कि जान को भी ख़तरा है, आँख को तो है ही। तो इस हवाले से इधर जो है मैं आपके आगे छोटी छोटी कुछ बातें रखना चाहता हूँ कि जो कॉइलिंग होती है, कॉइल जो होते हैं आम तौर पे जो मेथड है, ये कहा जाता है कि कॉइलिंग का मेथड बहुत अच्छा है, इसको मेथड ऑफ चॉइस भी माना जा रहा है। और ये ट्रांस आर्टीरियल यानी आर्टरी के थ्रू करते हैं कॉइल एम्बोलाइजेशन ना, क्या कहते हैं, ये कैरोटिड कैवर्नस फिस्टूला की। और इसमें हम रोड मैपिंग करते हैं, माइक्रो कैथेटर अप्लाई करते हैं, उसको एडवांस करते हैं, और वो जो माइक्रो वायर होता है वो कैवर्नस साइनस तक जाता है इस फिस्टूला के थ्रू, फिस्टूला के मदद से, यानी फिस्टूला के ज़रिए, फिस्टूला में से। तो जिसकी वजह से आपको कुछ एफर्ट भी लगती है और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है। ये जो कॉइल होते हैं ये वहाँ पे आप डिप्लॉय कर देते हैं, यानी वो उधर रख देते हैं ताकि वो जो आप और फिर उनको डिटैच कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये जो एन्यूरिज्म ख़ास तौर पे जो एंजियोग्राफी हम इसमें करते हैं और इसमें कॉइल हम डाल देते हैं, और जो है ना ये कैवर्नस साइनस जो है वो पूरा का पूरा आपको उधर उस वक्त तक आप कॉइल डालते रहते हैं कि वो कैवर्नस साइनस जो है तकरीबन ऑक्लूड ना हो जाए। कंप्लीट ऑक्लूजन के लिए ऑक्लूड ना हो जाए ना, पूरा का पूरा बंद ना हो जाए। तो आपकी पूरा बंद करने के लिए कैरोटिड कैवर्नस ये कैवर्नस साइनस को बंद करने के लिए आपको फिर ये देखना होता है कि ऐसा तो नहीं कंट्रास्ट आप डाल रहे हैं तो कंट्रास्ट आगे नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा तो समझ लो कि आप जीत गए। आप जीत गए मतलब कि आपने वो काम कर लिया। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो ऑनेक्स होता है ये ख़ास तौर पर अगर आप यूँ समझे कि ABM के सेक्शन में इसको बहुत अच्छे से बताया गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर हाई फ्लो फिस्टूला है तो ये जो ऑनेक्स डिपोजिशन जो होती है ये बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल है। और इनिशियली हम कॉइल जो है वो ये समझ लें कि कैरोटिड साइनस में डालते हैं ताकि ब्लड का फ्लो तकरीबन या तो बंद हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा कंट्रास्ट ना जाए, या फिर वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो जिसकी मदद से आप एम्बोलाइजेशन करते हैं ऑनेक्स की। ऑनेक्स एक मटेरियल होता है, फिर उस कॉइलिंग के ऊपर, कॉइलिंग के साथ, कॉइलिंग के बाद आप वो भी डालते हैं, ऑनेक्स भी डालते हैं। तो ऑनेक्स जो होता है वो इंट्रेनिंग वेन में और साइनसेस में जाता है। और ये जो बलून जो होता है ये आप कभी कभी एक छोटा सा बलून डाल देते हैं और बलून उधर प्लेस करके फिर उसके अंदर बहुत सारा ऑनेक्स भरना शुरू कर देते हैं। समझ लो जैसे एक बोरी डाल दी और बोरी के अंदर आपने पत्थर डालना शुरू कर दी और बोरी भरना शुरू कर दी। वो इसी तरह से आपने बलून दोबारा डाल देते हैं और वो जो है फिर है ना उसमें आप ऑनेक्स भी डालते हैं ताकि वो इन्फ्लेट हो जाए
और उससे क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की कंटिन्यूएशन उस तरफ को। और ऑनेक्स जो होता है वो आप कभी कभी इसमें इंजेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विडी जेली टाइप का होता है, जेलिश फॉर्म का होता है, जेली-इश फॉर्म का होता है। और न छोटे छोटे भी ड्रॉप भी डालते हैं। तो ये एक तरह से कैवर्नस साइनस के अंदर हम डालते हैं और डाल सकते हैं। एक और चीज़ होती है MBCA, ये भी यूज़ होता है और इसको बड़ा एहतियात से, MBCA को बहुत ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो है CSF को मतलब ये कि उसकी डिपोजिशन कभी कभी वो आगे बढ़ जाती है, तो इसलिए उसका एहतियात करना पड़ता है। दूसरा बात ये कि ये भी देखें कि वो वापस पलट के ना आ जाए कैरोटिड आर्टरी में जो आप मटेरियल डाल रहे हैं, तो उसका भी नुकसान होता है। तो इस वजह से ये जो है आप जो उसमें डालते हैं वो अच्छे से उस जगह पे फिक्स हो जाए। तो इसी वजह से ऑनेक्स को आमतौर पर बलून में डाला जाता है, ताकि वो आर्टरी को बचाया जा सके कि वो वहीं पर तक महदूद रहे और वो इधर उधर ना फैले। तकरीबन उसको तकरीबन क्लोज़ करने का यही बेहतर तरीका है। दूसरा ये होता है, हाँ, ये जो बलून होता है डिटैचेबल बलून होता है। बलून जब भर जाता है फिर वहाँ पे आप बलून को डिटैच कर देते हैं और वो पूरा एंडोवेस्कुलर जो ना ये कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला है ये एक तरह से बंद हो जाता है, और ना मतलब ये कि वो पूरा हाफ सील कर देते हैं। ये जो बलून होते हैं ये अब इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट होती रही है। हम जब ना ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके थे उसके बाद इसकी तकरीबन मतलब ये क्योंकि कभी कभी डिफ्लेट हो जाता था, कभी ये प्रीमेच्योरली डिटैच हो जाता था, तो इस वजह से आजकल जो डिटैचेबल बलून का, लेकिन ये कमी है, मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम अवेलेबल हो गया है। ये कॉइल ऑक्लूजन जो होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वैसे एक डिज़ायरेबल ट्रीटमेंट है, मतलब कि सब चाहते हैं कि इसी की मदद से, कॉइल की मदद से करें, क्योंकि ये जो कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला है, ये जो आपको ऑक्लूजन करना होता है कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला को, इसी की मदद से आप कर पाते हैं। ख़ास तौर पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जब आप रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। और इसने बोला कि कभी कभी ये बहुत मुश्किल होता है और ना ये कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला जो होता है वो इतना आसान नहीं होता ट्रीट करने के लिए। तो आपको जो होता है वो जो इन्वॉल्व इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसको पूरा सेक्रीफाइस करना पड़ता है मरीज़ की जान बचाने के लिए। ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन होता है बहरहाल, और हर मतलब इसके लिए एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट टीम की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, अगर हमें सेटिस्फैक्ट्री मतलब कि सप्लाई करनी है और कंफर्म भी करना है, तो हम कॉन्ट्रालैटरल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ज़रिए एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और उसके थ्रू या पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू भी हम वो इलाका को बंद करने की कोशिश करते हैं और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिल जाती है। अच्छा, इसका जो मैं इसे ऑपरेशन ही कहूँगा, एंडोवेस्कुलर ऑपरेशन है, लेकिन इसकी पोस्ट ऑपरेटिव भी कुछ एहतियात करनी पड़ती है कि पोस्ट ऑपरेटिव के बाद पेशेंट को आपने जो है न्यूरो सर्जिकल ICU में एडमिट करेंगे ओवरनाइट, जहाँ पे न्यूरो सर्जिकल रेजिडेंट उनको ऑब्ज़र्व करें। और ICU स्टे ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन कैसी है। कंसल्ट और के मतलब कि आप कंसल्ट करें और फॉलो करते रहें ऑप्थेल्मिक सर्जरी से भी, और मतलब कि कंसल्टेशन आप ले लें न्यूरो सर्जरी तो ऑप्थेल्मिक सर्जरी वालों की भी। नॉर्मल सेलाइन से शुरू कर दें, उसके साथ साथ आप 20 मिली इक्विवेलेंट जो है KCL भी दें 150 cc पर आवर के हिसाब से 2 घंटे तक, और फिर उसके बाद जो है 100 cc पर आवर दें। पेशेंट को वैसे जो है NPO रखते हैं ओवरनाइट, और ना उसको ताकि वो ना कोई ऐसी इवेंट ना हो उसको। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो उनके लेग्स होते हैं, ये जो कि हमने यूज़ किया है उसमें ये सीधा रखना चाहिए 2 घंटे तक, और एंजियोसील क्लोजर भी वहाँ पे अप्लाई करते हैं 6 से 8 घंटे तक। फ्लेक्शन और मूवमेंट उस टांग की मना होती है। मैनुअल कंप्रेशन बहुत हैवी वाली अप्लाई की भी होती है उसके ऊपर, ताकि वो डिटैच ना हो। और इसके अलावा
हम जो है उसका न्यूरो चेक बार बार करते रहते हैं, कोई ऐसा तो नहीं कोई सिम्टम डेवलप करना शुरू कर दे। अच्छा, रिव्यू भी कर सकते हैं, रिज्यूम भी कर सकते हैं, यानी प्री प्रोसीजर यानी कि मेडिकेशन अगर उसकी मेटफॉर्मिन जो है जो हमने होल्ड की हुई होती है 48 घंटे तक, क्योंकि उसको एनपीओ रखा हुआ है, वो दोबारा फिर शुरू कर सकते हैं। और इसी तरह से ये जो हाइपोग्लाइसेमिक अगर वो हो रहा है तो उसको उसकी ट्रीटमेंट देना होती है और उसकी इनटेक भी सही रखनी होती है। देखें, फॉलोअप में ये होता है कि आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं अगले दिन और मोबिलाइज भी कर सकते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और कोई मेडिकल कंसर्न नहीं है तो आप ना उसको मतलब कि घर भेज सकते हैं। उसको फॉलोअप के लिए बुला सकते हैं आउट पेशेंट बेसिस पर 4 हफ्ते के बाद और फॉलोअप एंजियोग्राफी करें 3 हफ्ते के बाद। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इस पर आगे बात करना चाह रहा था। मैं इसकी ट्रीटमेंट पर थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहा था क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस पर थोड़ी सी बात करना और ज़रूरी है। और इसमें एक जो हमारे सामने तो नहीं लेकिन हमने हिस्सा लिया था इस केस में, जो हमारा केस था, तो हमने इसको किस तरह से ट्रीट करवाया था वो थोड़ा सा मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट था। डेफिनेटली मैं तो इस चीज़ में इतना माहिर नहीं हूँ, तो फिर मैंने ये केस ले जाकर फिर मैंने ना जहाँ पे हो रहा था ज़्यादा थोड़े एडवांस हॉस्पिटल में वहाँ पर मैं गया था और देखा था। वो ये कि इसमें सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो होती है उसकी कैनुलेशन उन्होंने की और न सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन की जब उन्होंने कैनुलेशन की तो उसमें ताकि वो कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला को देख सकें। इसमें थोड़ा सा मैं आपके आगे बात रखूं कि ये जो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन को जो अप्रोच होती है ये एम्बोलाइजेशन कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला के लिए ये तकरीबन आज से 25 साल पहले शुरू हो चुका था काम। ये कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला जो होते हैं आम तौर पे जो होते हैं इनको आप डिवाइड कर लें, समझ लें कि ना आप डिवाइड कर लें इनको 4 सब टाइप्स में, यानी कि ना इसकी एटियोलॉजी के हवाले से आप समझ लें और ना इसकी नेचर ऑफ लीजन की वजह से, और ये जो हम सारी की सारी आपके आगे पैथोफिजियोलॉजी होती है कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला की, ये ना समझ लें कि ये सारा का सारा आपको पता चल जाएगा कि इसको एक प्रॉपर प्रोफेशनल टीम इंडिपेंडेंट होती है जो इस तरह के मसलों को डील करती है। आपको लग रहा है कुछ मैं अल्फाज का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे रूटीन केस भी नहीं है तो थोड़ा सा मैं अल्फाज का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। इसको एक्सप्लेन करना इतना मेरे लिए भी आसान नहीं है, मैं आपसे हकीकत में कह रहा हूँ। हमारा इसमें जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो इंडिकेशन है एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला की उसको पता चले और जो रेलेवेंट ऑर्बिटल एनाटमी है और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में कैनुलेशन कैसे होती है वो थोड़ी बात करूँगा। और बात करूँगा कि सर्जिकल टेक्निक वो कौन सी होती है जो डाइसेक्ट करती है ऑर्बिट को और आइडेंटिफाई करने में मदद देती है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन को सेफली। और इसमें मैं आपके आगे ये बात भी रखूँगा कि जो प्रोफेशनल्स टीम होती है, जैसे हमारी न्यूरोसर्जरी की टीम है वो एंडोवेस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की टीम है, वैसे ही दूसरे रेडियोलॉजिस्ट की टीम है या इमरजेंसी की टीम है, ये सब कैसे मिलके थोड़ा सा काम करते हैं और किस तरह से हम ये पेशेंट के केयर के लिए इस कोऑर्डिनेशन को और कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं ताकि कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला जो है इसकी ट्रीटमेंट इसको इम्प्रूव किया जा सके। देखिए, मैं आपके आगे थोड़ा सा एक चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि जो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन की जो अप्रोच होती है ये एम्बोलाइजेशन के लिए होती है ताकि हम कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला को एम्बोलाइज कर सकें। मैं एक चीज़ थोड़ा सा फिर भी बताना चाहूँगा कि ये तकरीबन सबसे पहले करीबन 25 साल पहले हुई थी। मैंने फेलोशिप पास की है तकरीबन 18 साल पहले, और यूँ समझ लें कि 7 साल का सब कुछ मिला कर उसके पीछे भी, यानी कि जब मैंने
पार्ट 1 दिया होगा और एंटर हुआ होगा सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रेनिंग में, तब ये पहली दफ़ा हुआ होगा केस। तो ये कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला जो होते हैं ये टिपिकली मैंने कहा कि 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, और ये जो है जो डिवाइडेड है इसमें जो इसकी इटियोलॉजी है और इसका नेचर है कि किस तरह से उसको लीजन हुआ, ये तमाम का तमाम इसमें डायरेक्ट, जैसे कि मेरा मरीज़ जो मैंने आपके आगे रखा उसकी थोड़ी देर ट्रीटमेंट भी बताई। अभी थोड़ा सा आपको इस स्पेसिफिक केस के बारे में बता रहा हूँ कि वो कैसे हुआ था, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसमें थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, भले कम लोग देखें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ये काम करना है। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो डायरेक्ट जो होता है उसे हम बैरो साहब है कोई, उन्होंने बैरो एट ऑल या बैरो या उसके हमनवा हैं, उन्होंने मिलकर ये ABCD करके 4 तरह के बताए। उसमें जो डायरेक्ट होता है वो बैरो A है। इसमें लीजन जो इन्वॉल्व होता है वो एंडोथीलियल टीयर यानी वेसल टीयर हो जाती है कैरोटिड आर्टरी की, और जबकि और वो फिर कनेक्ट हो जाती है या कनेक्शन बन जाता है न कैवर्नस साइनस के साथ उसका, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं कैरोटिड कैवर्नस साइनस फिस्टुला, CCF। अच्छा, दूसरा जो है मैंने आपको बताया वो इनडायरेक्ट लीजन्स होते हैं जो कि नॉन ट्रॉमेटिक होते हैं। मैं आपको बताऊँ कि डायरेक्ट ट्रॉमेटिक होता है और हाई फ्लो होता है, जो कि वो लो फ्लो होते हैं, और नॉन ट्रॉमेटिक होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं। अच्छा, इसमें बैरो B, C और D होता है, और इसमें छोटी ब्रांचेज इन्वॉल्व होती हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड सिस्टम की, जबकि 10 से 60% जो कि कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला है वो स्पॉन्टेनियसली खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, और तकरीबन 30% जो लो फ्लो CSF है वो रिजॉल्व होता है विद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, यानी कि आप ना एडिशनल 30 भी आप कंजर्वेटिव ट्रीट करोगे। कैरोटिड कंप्रेशन जो थेरापी होती है ये जो है कभी ये भी अप्लाई की जाती है, जिसे हम कंजर्वेटिव कहते हैं, यानी कि मैनुअली आप कंप्रेस कर देते हैं कैरोटिड आर्टरी को। ये बड़ा आसान प्रोसीजर नहीं होता है, इसमें भी बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। बहुत सारे, मैं आपके आगे बात करूं कि बहुत सारे ऐसे लीजन होते हैं, ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो बहुत सारे प्रोग्रेसिव लीजन होते हैं, मतलब बढ़ रहे होते हैं, उनको फिर इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। और डायरेक्ट लीजन जो होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनकी एंडो आर्टीरियल ट्रीटमेंट हो, एंडो आर्टीरियल ट्रीटमेंट हो। मैंने आपको बताया था कि एंडो आर्टीरियल होता है, एंडो वीनस होता है, जबकि डायरेक्ट लीजन में हमें एंडो आर्टीरियल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। मेरे पेशेंट को भी एंडो आर्टीरियल ट्रीटमेंट ही दी गई थी। अच्छा, ये जो इनडायरेक्ट लीजन है, इनडायरेक्ट लीजन जो हैं ये तकरीबन ट्रीट होते हैं ट्रांसवीनस एम्बोलाइजेशन के ज़रिए, यानी वीनस के ज़रिए जाते हैं, और ये आप समझ लें कि इप्सी लैटरल उसी तरफ की, यानी राइट है तो राइट की साइड की, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट साइड की, उसे हम इप्सी लैटरल कहेंगे। इप्सी लैटरल उसी तरफ की इन्फीरियर पेट्रिसल साइनस जो होता है उसमें वो रूट को प्रेफर किया जाता है। शुरू की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये बताया गया है कि ये जो केस सीरीज़ है जिसमें ये सुपीरियर क्या कहते हैं कि ऑप्थेल्मिक वेन का रूट है ये यूटिलाइज़ हुआ, और फिर ये एक तरह से ट्रेडिशनल एक्सेस बन गया कि सब ने कहा चलो भाई यही इस्तेमाल करते हैं ताकि न उससे बचा, ताकि न फेलियर से बचा जा सके। ख़ास तौर पे जो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन होती है इसको हम असिस करते हैं कैसे, फेशियल एंगुलर वीनस सिस्टम के ज़रिए। वैसे ये जो केस मैं आपके आगे रख रहा हूँ इसमें स्टेनोसिस, हाइपोप्लेजिया और जो है ना ये टॉर्शोसिटी ऑफ जो वेसल होती है, यानी कि ये जो घुमाव होते हैं ये कहलाती है टॉर्शोसिटी ऑफ वेसल। तो इनको भी प्रिवेंट करना और सेफली ट्रांसवीनस एक्सेस करना इस रूट के ज़रिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है। सर्जिकल कट डाउन जो है डायरेक्ट कैन्युलेशन जो कि हम करते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल वेन की, वो भी सेफ़ होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो इफ़ेक्टिव ऑप्शंस हैं इन केसेस में
उसमें दूसरे एंडोवेस्कुलर अप्रोचेज भी हैं जो कि मतलब ये कि वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ एडवांसेस आई हैं, कुछ एडवांसमेंट्स आई हैं एंडोवेस्कुलर एक्सिस टेक्निक में जो ज़रूरी हैं इस अप्रोच के लिए, ताकि न किसी तरीके से इस अमल को अच्छे तरीके से किया जा सके। ये जो डायरेक्ट कैनुलेशन होती है सुपीरियर ऑर्बिटल वेन की न सर्जिकल कट डाउन की मदद से, ये हकीकत में अभी भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है सर्जिकल आर्मामेंटेरियम में। ये आर्मामेंटेरियम लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये हमारे जो असला खाना है, हमारा जो असला खाना है, उसमें समझो कि ये सर्जिकल कट डाउन जो है अभी भी हमारे असला खाने, हमारे असला में बड़ा मजबूत असला माना जाता है। तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था आपको। ये जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, थोड़ी सी मैं इससे बात करूं आपसे कि ये जो नॉलेज है ऑर्बिटल एनाटॉमी की, ये बड़ी क्रूशल है अवॉइड करने के लिए, ख़ास तौर पे ये जो, ताकि अगर आपको एनाटॉमी पता होगी तो आप बच सकेंगे, कोई बड़ा डैमेज नहीं करेंगे कोई इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑर्बिट में, ख़ास तौर पे ऑर्बिटल पैड जब आप उसमें दाखिल होते हैं तो आप कोई भी बड़े स्ट्रक्चर को इंजरी ना कर दें तेज़ी से, ताकि आपको एनाटॉमी अच्छे से पता होनी चाहिए। ये जो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन होती है, ये जो है एक समझ लें कि ना एक जंक्शन बनाती है सुपीरियर ऑर्बिटल क्या कहते हैं एंगुलर और सुप्राट्रोक्लियर वेन का। तो यानी कि ये जो सुपीरियर सुप्रा ऑर्बिटल जो वेन है, ये एक होती है एक सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, एक होती है कि जो सुप्रा ऑर्बिटल वेन। तो ये जो सुप्रा ऑर्बिटल वेन होती है, यूँ समझें कि ये एक रास्ता बना देती है किसके दरमियान में, अपना कहते हैं क्या कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल वेन और क्या कहते हैं सुप्राट्रोक्लियर वेन। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो सुप्रा ऑर्बिटल वेन होती है एंगुलर होती है, और सुप्राट्रोक्युलर वेन जो होती है ये क्या कहते हैं सुपीरो मीडियल होती है ऑर्बिट के, और ये जो होती हैं तकरीबन 6 मिलीमीटर अबव होती हैं, 6 मिलीमीटर ऊपर होती हैं सुपीरियर सल्कस ऑफ द आईलिड के नेज़ली। साथ ही साथ एक और बात बताऊं कि जो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो होती है, इसको आप फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद जो है ये ना क्या कहते हैं पहुंचते हैं सुप्रा ऑर्बिटल वेन में, ऑर्बिट में। और ये जो सुप्रा ऑर्बिटल वेन होती है बखुद ये जो है सुप्रा ऑर्बिटल नॉच में होती है, और जो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन का जो कोर्स होता है वो पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियरली आप जाते जाते हैं लैटरली होता है, मतलब कि लैटरली पोस्टीरियरली लैटरली यूँ समझ लें होती है ये ना क्या कहते हैं सुपीरियर ऑब्लिक मसल के, और ये ड्रेन करती है वेसल्स को सुपीरियर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से, और ख़ास तौर पे इथमॉइड साइनस के स्ट्रक्चर से। सेंट्रल रेटिनल वेन ड्रेन होती है इसके अंदर, मस्कुलर वेन ड्रेन होती है, सुपीरियर वर्टेक्स वेन भी इसमें ही वो जो है ना ड्रेन होती है। तो ये जो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो होती है क्रॉस करती है, जबकि सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन क्रॉस करती है एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व को, और फिर वहाँ से गुजरती हुई जाती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में, और बिल आखिर ये एंड हो जाती है कैवर्नस साइनस में। तो ये जो मैं तफसील से बताया, सिर्फ ये बताया कि सुपीरियर ऑर्बिटल वेन जो होती है वो एंड हो रही है कैवर्नस साइनस में। तो ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल वेन जो होती है ये समझ लो कि डायरेक्टली अंडरनीथ द सुपीरियर रेक्टस मसल के होती हुई सुपीरोमीडियल क्वाड्रेंट ऑफ द पेरी ऑर्बिटल कोन से, ये बड़ा यूज़फुल लैंडमार्क है इस वेसल के लिए। और ये जो है ना समझ लो कि ये आउटसाइड से हाइपरट्रोफाइड भी नहीं होती, तो ये अच्छी बात है कि ये डीप एरिया तक चली जाती है, और ये एनास्टोमोस करती है वैसे इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन देखा गया है। ये मैं थोड़ी सी आपको एनाटमी फिजियोलॉजी समझ लें, एनाटोमा फिजियोलॉजी थोड़ी सी बताई है। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, ये वीडियो का मुझे पता था क्योंकि इसमें केस भी साथ डाल दिया मैंने। जिसको ये शौक़ होगा वो इसे सुनेगा,
और हम तो वैसे भी ये केस कर ही रहे हैं, अपने शौक़ के लिए कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपके आगे बताना चाहता हूँ कि जो इंडिकेशन होती है, जैसे डायरेक्ट कैन्युलेशन आप करते हैं, इंडिकेशंस क्या है? डायरेक्ट कैन्युलेशन जो हम करते हैं सुपीरियर ऑप्थेल्मिक में वेन में एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है इनडायरेक्ट, ख़ास तौर पे कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुलास के लिए। जो मेरा पेशेंट डायरेक्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करना चाहता हूँ। जो इसके टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ख़ास तौर पे पल्सेटाइल विजुअल डिफेक्ट जो होता है, हेडेक है, ऑक्यूलर या ऑर्बिटल पेन है, डिप्लोपिया है, मेरे पेशेंट को डिप्लोपिया था, ऑर्बिटल पेन भी था, हेडेक भी था मेरे पेशेंट को, ना पल्सेटाइल विजुअल डिफेक्ट भी था, कंजक्टिवल कीमोसिस भी था, प्रोप्टोसिस भी था, ऑर्बिटल ब्रूई भी थी। ये तमाम साइन एंड सिम्टम मेरे पेशेंट में मौजूद थे, लेकिन वो डायरेक्ट था। वैसे जो कॉमन एसोसिएशन होती है इस कंजेशन की, ये इंफीरियर पेट्रिसल साइनस और जो आर्टरलाइजेशन होती है, मतलब आर्टरी जो इसको जो आर्टरलाइजेशन हो रही होती है ऑप्थेल्मिक और ऑर्बिटल वेन की। तो कहने की बात ये है कि ये जो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, ये हम यूज्ड होती है ट्रांसफर एक्सिस के लिए, ये लीजन को पकड़ने के लिए कैवर्नस साइनस में, जब कोई दूसरा रूट हमें नहीं मिल पा रहा हो एनाटॉमिकली या अनअवेलेबल हो। ये जो एबरेंट एनाटमी है इंफीरियर पेट्रिसल साइनस की, ये बड़ी डिफ़िकल्टी पैदा करती है ना इसके थ्रू आप एक्सेस करने की, और ये बहुत ही टॉर्शियस होती है, टॉर्शियस यानी कि घूमी हुई सी होती है, और जो है ये डिसकंटिन्यूटी भी कभी कभी इसकी हो जाती है, और ये जाके सीधी प्रॉक्सिमल जगुलर सिस्टम में चली जाती है, तो जिसकी वजह से आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है इसको इंफीरियर पेट्रिसल साइनस के लिए के ज़रिए इसको एक्सेस करना। हम जो एक्सेस करते हैं सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से, ये आपको पता है एंगुलर वेन है, ये एंगुलर वेन से होती हुई फेशियल वेन, और कॉमनली ये समझ लें कि स्मॉल इसका कैलिबर होता है वैसे, और इसके शार्प एंगल ज़रूर होते हैं, लेकिन इसका रूट टेक्निकली वैसे चैलेंजिंग भी होता है। लेकिन ऐसे केसेस में जब आपके पास कोई आर्टीरियल एक्सेस भी ना हो, डायरेक्ट कैन्युलेशन फिर आपको सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में करनी पड़ती है। ये तफसील वो मैंने बताई कब आपको सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के लिए इंडिकेशन बन जाती है और आप करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? देखिए, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो होता है वो तो रिजॉल्व कर देता है क्या कहते हैं सिम्टम को, और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस में देखा गया है, जो मैंने बताया बहुत बड़ा नंबर आपको बताया था, कि जो डिटेल्ड असेसमेंट होती है, सिम्टोमेटोलॉजी होती है इमीडिएट प्री ऑपरेटिव पीरियड में, ये तो बहुत ही क्रिटिकल होती है अवॉइड करने के लिए अननेसेसरी इंटरवेंशन को। यानी खैर दर प्री ऑपरेटिव में अगर हो तो बहुत कभी कभी आप नहीं कर सकते इंटरवेंशन, आप नहीं कर सकते। अगर थ्रोम्बोसिस हो गया हो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन का, तो भी आप नहीं कर सकते, और फर्दर इंटरवेंशन भी उसमें फिर ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात ये कि अगर जो पेशेंट जो हैं वो डायरेक्ट या मिक्स्ड किस्म के कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुलास हैं, तो उनमें एंडो आर्टीरियल ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको आप है ना ट्रांसवीनस जाने की या एम्बोलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। चले, अगर हम ट्रांसवीनस या ये सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू जाने का सोच रहे हैं, तो इक्विपमेंट हमें क्या चाहिए? देखिए, स्टैंडर्ड माइक्रो सर्जिकल या एंडोवेस्कुलर इक्विपमेंट तो हमें चाहिए ही होता है। माइक्रो सर्जिकल भी हो, जो स्टैंडर्ड माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और स्टैंडर्ड एंडोवेस्कुलर इक्विपमेंट भी हमें चाहिए होता है। और ये प्रोसीजर जो है हम बड़े सेफली कर सकते हैं एंडोवेस्कुलर सूट में, और प्रॉपर एनेस्थीसिया की सपोर्ट हमें चाहिए होती है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हम उसमें सर्जिकल हेडलाइट अप्लाई करें, और ताकि वो उसको जो है अप्रोप्रिएटली आप अच्छे से ऑर्बिटल सर्जिकल एक्सेस मिल सके। ये जो ऑर्बिटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये भी थोड़ा सा आपके पास होने चाहिए। ये प्रॉपर ऑर्बिटल एक्सपोजर के लिए जैसे कि सी वेल रिट्रैक्टर्स होते हैं, रिबन रिट्रैक्टर्स होते हैं, ये होने चाहिए आपके पास। बेनट, लंबा बेनट फॉर्सेप होना चाहिए, बाइपोलर कॉटरी फॉर्सेप होना चाहिए। वो आपको एक अलाउ करता है इजी एक्सेस, ताकि आप कोई भी ब्लीडर डीप पड़ा हो तो आप उसको अच्छे से एड्रेस कर सकें। ये जो न्यूरोसर्जिकल कॉटोनॉइड्स होते हैं, ये बड़े यूज़फुल होते हैं, और ये सेपरेट कर देते हैं फैट को दूसरे वेसल से।
वैसे जो मसल हुक्स होते हैं ये बड़े यूज़फुल होते हैं, और ये जो होते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल वेन में आपको जेंटली वाया लाइगेशन बैंड या सूचर अप्लाई करके भी मतलब ये कि बंद कर सकते हैं जो तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपको। अब एज अ सर्जन मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑपरेशन हम करते हैं, क्योंकि इसमें आपको रेडियोलॉजी मशीनरी चाहिए होती है, सी आर्म बहुत अच्छा होना चाहिए, और गुड असिस्टेंट मतलब वो बंदा हो जो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पिंग हो। तकरीबन अगर आपके बराबर का ना हो तो थोड़ा भले, अगर कम उसका एक्सपीरियंस भी हो लेकिन बहुत कम भी एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये आपको नेसेसरी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में भी मदद करे, और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट तो ये करते ही हैं। बहरहाल जो इस टीम का हिस्सा होते हैं, ये प्रोसीजर जो है ये चाहता है कि न्यूरो इंटरवेंशनल टीम हो, न्यूरो रेडियो इंटरवेंशनल टीम हो, वो ऑर्बिटल सर्जिकल एक्सपर्टीज़ में माहिर हो, और ये प्रोसीजर वो परफॉर्म करे एंजियोग्राफी की मदद से, और आपको मतलब कि वो पूरा एनेस्थीसिया का स्टाफ भी मौजूद हो जो आपको मदद कर सके। इसकी प्रिपरेशन में आपको डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पे काउंट होती है, उसकी तो बेइंतहा ज़रूरत होती है, और इसकी डायग्नोसिस और इनिशियल थेरेपी जो कि आप करते हैं कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला की, वैसे तो आपको आम सीटी से भी डायग्नोस कर लेते हैं, सीटी एंजियोग्राफी और मदद कर देती है, एमआरआई से डायग्नोस कर लेते हैं, एमआरआई एंजियोग्राम भी मदद करता है, एमआरवी यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस वीनोग्राम भी मदद करता है, और वो कंफर्म कर देता है डायग्नोसिस को। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो फिर आप रूल आउट करना चाहते हैं उसकी पोटेंशियल एटियोलॉजी को। ये जो ट्यूमर्स होते हैं ख़ास तौर पे जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एन्यूरिज्म में, हाँ ये भी कभी कभी एटियोलॉजी बन जाते हैं, यानी कि ट्यूमर की वजह से ये हो जाए, या पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का एन्यूरिज्म है उसकी वजह से ये हो जाए, फेस फिस्टुला बन जाए, या किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो ये इनडायरेक्ट बनाते हैं फिस्टुलास। और ये जो डिटेल्ड हिस्ट्री जो कि मैंने कहा कि आपके पास होनी चाहिए, फिज़िकल एग्जामिनेशन आपने अच्छे से किया होना चाहिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से पता हो, और ये प्रोसीजर जो है इसकी नेसेसिटी को भी आप समझ सकें और इसकी इंटरवेंशन को भी आप समझ सकें। टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट आप लें पेशेंट से, रिटन कंसेंट भी लें, और जो रिस्क और बेनिफिट्स होते हैं इस ऑपरेशन के, इस एंडोवेस्कुलर, एंडो आर्टेरियल या एंडोवीनस प्रोसीजर जो आप कर रहे हैं, सारा का सारा एंडोवेस्कुलर ही है, तो ये सारा का सारा उसकी डिटेल आप अंडर जनरल एनेस्थीसिया कर रहे हैं तो बताएं उनको कि ये हम लिटा के सुपाइन पोजीशन में कर रहे हैं, एंजियोग्राफी सूट में कर रहे हैं, फ्यूमरल शीथ पास होगी, ये सब बातें बताएं पेशेंट को, और पूरे अच्छे तरीके से बताएं कि उसको डिटेल में, और कोई सवाल हो आपसे पूछ भी लें। ये जो फ्यूमरल शीथ हम सबसे पहले हम पेशेंट को OR में ले जाते हैं, सॉरी एंजियोग्राफी सूट में ले जाते हैं, उसको फिर हम सबसे पहले लिटाते हैं सुपाइन में, फिर उसकी जलन एनेस्थीसिया उसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम फ्यूमरल शीथ पास करते हैं, और फिर एंजियोग्राफी का जो तरीक़ेकार है वो करते हैं। और ये जो एक तरह से पूरी फील्ड जो है वो स्टेराइल होती है, जो कहते हैं आफ्टर ऑल एसेप्टिक मेजर, ख़ास तौर पे आँख है, ये आँख का एरिया है, ये आईब्रो का एरिया है, फोरहेड का एरिया है, ये चीक का एरिया है। इधर फिर इंसिशन एक छोटा सा हम बनाते हैं, इधर मीडियल अपर आईलिड के पास, ये जो अपर आईलिड है इसके मीडियल साइड में ही है, मीडियल अपर आईलिड पे इसकी क्रीज पे एक छोटा सा इंसिजन बनाते हैं, या फिर ये जो आईब्रो है, ये सब ब्रो इंसिशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो होता है मीडियल अपर आईलिड का इंसिशन, वैसे हमने देखा वो हो रहा था यूज़, जो किया हम सिर्फ ऑब्जर्वर थे उधर, ये इंसिशन कैरी आउट हुआ, और वहाँ से ऑर्बिकुलस ऑक्यूलाई मसल जो है उन्होंने उसके थ्रू उसको यूज़ करते हुए, ब्लंट सेपरेशन करते हुए, स्टीवन सीजर्स से, एक स्टीवन सीजर्स होती है आपको पता होगा, उसकी मदद से ये इम्पॉर्टेंट होता है उसको हासिल करना, कि वहाँ से मतलब कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वहाँ से जाएं
और हीमोस्टेसिस भी करते जाएं, और फिर वहाँ थोड़ी सी ब्लीडिंग भी होती है, उसको मेंटेन कर लें। और है ना, ये ऑर्बिकुलस ओक्यूलाई मसल से होते हुए यही आपकी सर्जिकल साइट बनेगी। इधर आपने ऑर्बिटॉटमी करनी है। ऑर्बिटॉटमी के लिए ये जो ऑर्बिटल सेप्टम जो होता है, इसे आप थोड़ा सा ओपन करते हैं मीडियल साइड पर, और मीडियल साइड पे करते हैं, और मीडियल रेट्रोसेप्टल फैट जो होता है उसमें विद ये जो क्या कहते हैं एडवांस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और सेंट्रल फैट पैड होता है उससे भी आगे बढ़ते हैं। ये फैट जो होता है ये आप ब्लंट डायसेक्शन करते हैं इसकी, और ये पोस्टीरियर लैटरल डायरेक्शन में, यहाँ से मतलब कि आप पोस्टीरियर लैटरल डायरेक्शन में वहाँ तक जाते हैं जब तक कि आप आर्टरीलाइज ना कर लें फीडर। यानी आर्टरीलाइज का मतलब ये होता है कि आप कैनुलाइज या उसको अच्छे से आइडेंटिफाई ना कर लें एंड फीडर ऑफ द सुपीरियर और ऑप्थेल्मिक वेन। जब उसे आप आइडेंटिफाई या पहचान लेते हैं, फिर आप उसे ट्रेस बैक यानी पीछे ट्रेस करते जाते हैं वहाँ तक के मेन ट्रंक ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल वेन आपको मिल ना जाए। और ये बड़ा ही समझ लें कि इसमें मुख्तलिफ यानी कि फीडर्स वो मतलब कि आपको नज़र आती हैं, और उन वेसल्स के पीछा करते हुए आप उसी डायरेक्शन ऑफ फ्लो में चलते रहते हैं। अच्छा, अभी जो वेसल जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंगॉज नहीं होती हैं, तो आपने एहतियात करना है कि वेसल टीयर ना हो, और उसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑस्टियोटमी कर लेते हैं, बरहोल बना लेते हैं, और ये जो है तो इतना बना लेते हैं कि आप उसके ज़रिए थोड़ा सा एक्सेस कर लें। इधर ही बरहोल बना लेते हैं ऑर्बिटल रिज के पास ही, और यहाँ से वो तकरीबन ये आप सी वेल रिट्रैक्टर अप्लाई करते हैं, एक विद मॉइस्ट न्यूरोसर्जिकल कॉटोनॉइड भी लगा देते हैं। वो कॉटोनॉइड यानी पैटीज टाइप के होते हैं, वो डाल देते हैं, और विच इज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कि इम्पॉर्टेंट वैल्यू, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पे अगर सर्जन वो एनाटमी को जानता है, उन एंगुलर वेसल्स को जानता है, सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रॉक्लियर वेसल्स को जानता है, तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन को आसानी से वो पहचान लेगा, और उन्हीं वेसल्स के ज़रिए वो जो है ये जो है अपना क्या कहते हैं यूज़ करता हुआ ये ब्लंट डायसेक्शन की मदद से स्लो मूवमेंट के सेपरेट करता हुआ टिश्यू को डाइसेक्ट करता हुआ ब्लंटली बट सेफली आगे हीमोस्टैट्स अप्लाई करता हुआ, और स्टीवन सीजर की मदद से वो उसको सेपरेट करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। ये उसको अलाउ करेगा कि ना सुपीरियर ऑर्बिटल टिश्यू में जाए, जो कि उसको एक्सपोज कर देगा मतलब कि उस डायलेटेड सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन तक पहुंचने में। अच्छा, अब इसको पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में आपको मैं बताऊं कि कुछ सर्जन जो है वो एडिशनल ब्रो इंसिशन भी इस्तेमाल करते हैं और डाइसेक्ट कर देते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू को और न फ्रंटालिस मसल को उस वक्त तक कि जब ऑर्बिटल रिम तक वो पहुंच नहीं जाते। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पूरा स्मॉल ऑर्बिटो फ्रंटल बोन फ्लैप एक छोटा सा बनाते हैं जो कि ऑर्बिटल रिम में, और न ऑर्बिटॉटमी हो जाती है, और इसमें ये अप्रोच करते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल वेन में, उसे पहचानते भी हैं। मतलब कि पहचानने के बाद सुपीरियर मीडियल पोर्शन जो होता है पेरी ऑर्बिटल का, और फिर जेंटल रिट्रैक्शन अप्लाई करते हुए सुपीरियर रेक्टस के ऊपर जो है, जैसा कि मैंने बताया, तो ये ऑस्टियोटमीज़ आप कर सकते हैं जब आपको थोड़ी रिट्रैक्शन की ज़रूरत हो, लाइट की भी अच्छी ज़रूरत हो, और आपको नॉलेज भी हो। जब आप पहचान लेते हैं, आपके पास सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन आ जाती है, तो फिर जो है यहाँ से आप जो है एक रबर लूप होता है वो अप्लाई करते हैं अराउंड द यानी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के अतराफ़ में, और उसको चेक करते हैं। और ये वेन जो होती है उस लूप में से तकरीबन हम 40 सिल्क की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बताऊं कि वहाँ पर आप एक कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं, दाखिल करते हैं, जिसे एंजियो कैथेटर कहते हैं। वो आप वेन में दाखिल कर देते हैं, वो फिर उसको हल्के से आप टाई अप भी कर देते हैं उसी के ऊपर, ताकि वो जो है
कोई बैक फ्लो ऑफ ब्लीडिंग या कोई और चीज़ ना हो। ये एंजियो कैथेटर जो है आम तौर पर जो है इसको थोड़ा सा आप एडवांस करते जाते हैं स्लोली फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस में, और जेंटल इंजेक्शन कर देते हैं आप कंट्रास्ट का उस कैथेटर के थ्रू। और जब वो आपको कंफर्म हो जाता है कि आप पहुंच गए हैं और आप तकरीबन मतलब ये कि आपने कैरोटिड कैवर्नस साइनस के अंदर तक आप पहुंच सकते हैं, तो फिर आप जो है जो स्टैंडर्ड एंडोवेस्कुलर टेक्निक्स होती हैं जिसमें आप जो है कोयलिंग करते हैं, आप जो मैंने बताया कोयलिंग का तरीका, जो ऑनेक्स डालते हैं, NBCA डालते हैं, वो तमाम आप तरीका करें, उसके एहतियातें सारी बरतें। डेफिनेटली वो जो है रेडियो इंटरवेंशनिस्ट ही करते हैं ऑप्थेल्मिक वेन के ज़रिए। और ये जो आर्टीरियल एंजियोग्राफी जो परफॉर्म की जाती है ताकि ना पूरा ऑब्लिटरेट कर दिया जाए फिस्टूला को, जब वो एक दफ़ा वो अचीव कर लेते हैं कि वो फिस्टूला पूरा का पूरा बंद हो गया है, तो फिर आप वो कैथेटर स्लोली ना विड्रॉ कर लेते हैं और ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल वेन जो होती है इसको लाइगेट कर देते हैं आगे की तरफ से, जितना आप जितना डिस्टल आप कर सकते हैं इंसर्शन पॉइंट के पास ही, ताकि वो बैक फ्लो ना हो सके और वेसल भी यूटिलाइज रहे उसके बाद भी। फिर उसको आप अच्छे से वेसल को प्राइमरीली क्लोज कर देते हैं जहाँ से आपने एंट्री की होती है, न 6-0 सूचर से, और ऑर्बिट को न भी अच्छे से इरीगेट करके अगर एंटीबायोटिक सोल्यूशन वहाँ रखना है तो वो रख दें। फिर आपने क्लोजर करना होता है, वो क्लोजर के लिए आपने मेटिकुलस हीमोस्टैट्स अप्लाई करते हैं। ये जो ऑर्बिटल इंसिशन होता है इसको क्लोज कर देते हैं 6-0 कैटगट सूचर से या वाइक्रल से 6-0 से। और फिर जो है ये जो एंजियोग्राफी के हवाले से जो है वो फॉलोअप भी हम दोबारा भी एंजियोग्राफी कर सकते हैं चेक करने के लिए कि ये फिस्टूला है तो नहीं। 3 से 6 महीने के बाद ये। दूसरा ये कि इसमें पेशेंट की विजन को भी चेक करते रहना होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की मदद बेइंतहा ज़रूरी होती है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी असिस्ट करते रहना होता है। जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो सर्जिकल कट डाउन होता है सुपीरियर ऑप्थेलिक वेन का, ये टिपिकली टॉलरेबल होता है, लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेशन यानी बर्दाश्त वो हो जाता है, उसमें ज़्यादा मसले नहीं होते। लेकिन कॉम्प्लिकेशन जैसे कि डैमेज हो जाए कोई ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ख़ास तौर पे आपने कोई सुपरफिशियल नर्व इंजर कर दी, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल इंजर्ड कर दिए, वो बड़ा वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेशन है। और कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसी भी हैं जो कि बताया गया है कि एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट के दौरान वेसल रप्चर हो जाती है या हेमरेज हो जाता है, तो ये बड़ा ख़तरनाक है। और ये जो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन खुद रप्चर हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये जो है इंट्राक्रेनियल हीमाटोमा छोटा मोटा या थोड़ी सी ब्लड स्लिपेज होना या सब एरकनाइड उधर जमा हो जाना, वो हो जाता है। कैवर्नस साइनस में कुछ थोड़ा सा इश्यूज आ जाए, कोई क्रेनियल नर्व डेफिसिट हो जाए, क्योंकि आपको पता है अगर एम्बोलाइजेशन ज़्यादा करते हैं तो कैवर्नस साइनस में ही हमारी कुछ नर्व गुजरती हैं या उसकी वॉल का हिस्सा होती हैं। तो फिर इसी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि तकरीबन थोड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस से बात कर लेता हूँ कि जो 95% पेशेंट होते हैं वो एंडोवेस्कुलर एम्बोलाइजेशन जो होती है वो डायरेक्ट सर्जिकल एक्सेस करके सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो होता है उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो उसको मैनेज कर लेते हैं। और ये जो समझ लें कि इसका क्लिनिकल फॉलोअप भी आप करते रहते हैं तो ये इससे आप अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, कभी कभी इनकम्प्लीट होती है एम्बोलाइजेशन, तो फिर उसमें भी थोड़ा सा आपको नज़र रखनी होती है। जो डायरेक्ट कैन्युलेशन आप करते हैं सुपीरियर ऑप्थेलिक वेन की, ये सेफ़ है, इफेक्टिव अप्रोच है। और ये एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट में जब हम इनडायरेक्ट कैरोटिड कैवर्नस फिस्टूला को ट्रीट करते हैं तो इसमें एंडोवेस्कुलर अप्रोच जो होती है वो इतना अच्छा मिसाल के तौर पे रोल नहीं प्ले कर रही होती है, तो उस वजह से इसकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, वैसे ये बात बताऊं कि जो हेल्थ केयर टीम जो है होती है इसमें, इसकी जो होती है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन कैन्युलेशन के लिए, इसकी ट्रीटमेंट के लिए, कैरोटिड कैवर्नस फिस्टूला के लिए, इसमें आपके जो आपस में पूरी टीम है, न्यूरो इंटरवेंशनलिस्ट होते हैं, ये
ज़रूरी चाहिए, फीमोरल एक्सेस जानते हो, एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट जानते हो, और जो है ऑर्बिटल सर्जन जो है वो भी आपको चाहिए होता है, जो ऑर्बिट की एनाटमी से बहुत अच्छा वाकिफ़ हो, आपकी मदद करे, और ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए। तो ये सारे नर्सिंग भी इसमें स्टाफ अच्छा हो, क्लिनिकल स्टाफ भी अच्छा हो, पोस्ट ऑपरेटिव स्टाफ भी अच्छा हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका अपना बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं यहाँ पर आपसे जो है थैंक यू कहता हूँ कि ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ जिस ये पसंद आएगी इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोशिश करूँगा कि इससे बेहतर भी वीडियो प्रेजेंट करूँ। इसी वीडियो को मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश वर्जन भी ज़रूर डालूँ। थैंक यू सो मच।